नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है उससे संबंधित जो लेक्चर सीरीज है वो चल रही है। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसमें अभी तक जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसमें मध्य प्रदेश की प्राचीन हिस्ट्री को पूरा कवर किया जा चुका है। उसमें किसी भी टॉपिक को अब नहीं, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटा हुआ है। आज से जो चालू होगा वो है मध्य प्रदेश की जो मध्यकालीन हिस्ट्री है, मेडाइवल मध्य प्रदेश का जो वो है इतिहास है, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ कि जो आपका इनसाइट एकेडमी का जो चैनल है आप लोगों का अपना, उसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित सभी वीडियोज पहले से अपलोडेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, ठीक है, जो सोशियो जो ज्योग्राफी होती है उसका पोर्शन होता है, ठीक है, उससे संबंधित जितने वीडियोज होते हैं, जनगणना संबंधित वीडियो होता है, वो सभी अपलोडेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटी में मध्य प्रदेश की संपूर्ण राज्य व्यवस्था, ठीक है, जिसके तहत आपका राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, न्यायिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, ठीक है, और अन्य जो टॉपिक हैं, संवैधानिक आयोग वगैरह जितने भी हैं, उन सभी संबंधित वीडियोज अपलोडेड हैं। इसके साथ साथ इनसाइट एकेडमी द्वारा आपका जो एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 है, एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 क्या है आपका, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मतलब कि नीति शास्त्र, इथिक्स का जो पेपर है आपका, उससे संबंधित लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके दर्शन शास्त्र वाला जो पोर्शन है, जिसमें आपके थिंकर्स दिए हुए हैं, तो थिंकर से संबंधित अभी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, उसको भी आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आज चालू करते हैं। हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि आज के इस वीडियो से हम क्या चालू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास जो है उसको चालू कर रहे हैं। तो वीडियो चालू करते हैं, साथ बने रहिए आप लोग। इसमें मध्य प्रदेश में जो आपका मध्यकालीन इतिहास है, तो जैसे हमारा भारत का मध्यकालीन इतिहास है उसमें कहानी कहाँ से चालू होती है, लगभग गुलाम वंश और उसके पहले एक तरीके से जो आपका मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है वहाँ से चालू होती है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का हमला होगा, उसके बाद से वो कहानी चालू होती है। वैसे ही यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी स्थिति है कि मध्य प्रदेश में जब वहाँ पे दिल्ली में गुलाम वंश का शासन चालू होगा तो उस गुलाम वंश का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। वहीं से हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की कहानी चालू होती है। देखते हैं इसको। तो मध्य प्रदेश में गुलाम वंश का शासन एक तरीके से जितने वर्ष तक वहाँ रहा, दिल्ली में रहा, उतने ही वर्ष तक कहाँ रहेगा, मध्य प्रदेश में उसका प्रभाव बना रहेगा। इसमें जो सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलता है वह गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या प्रभाव देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, तो मालवा पर कुतुबुद्दीन का पहला आक्रमण उज्जैन में कब हुआ, 1196 और 1197 में हुआ, ठीक है, 1196 और 1197 में हुआ था। तो मालवा पर कुतुबुद्दीन का ऐबक का वो हो गया, एक तरीके से हमला हो गया। इसके अलावा पिछले वीडियो में अगर आप जाएंगे, प्राचीन जो मध्य प्रदेश का इतिहास है जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने राजपूत वंशों को देखा है, उन राजपूत वंशों में हमने परमार वंश को देखा हुआ है। परमार वंश के एक शासक हुए थे परमार्दी देव। कौन हुए, परमार्दी देव। तो परमार्दी देव के बारे में हमने 2 से 3 फैक्ट देखे थे। एक फैक्ट ये देखा था कि उनके जो परम प्रतापी सैनिक थे, 2 सेनापति आल्हा और उदल, उनका युद्ध किससे हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। और परमार्दी देव का युद्ध किससे हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक से हुआ था। तो उस चीज को यहाँ पे मेंशन किए हैं कि 1202 में चंदेल राजा परमार्दी देव को हरा करके वो कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक हराएगा, किसको, परमार्दी देव को, और खजुराहो, महोबा, कालिंजर, यहाँ पे क्या कर लेगा, आधिपत्य स्थापित कर लेगा। मतलब संपूर्ण बुंदेलखंड में अब गुलाम वंश का शासन स्थापित हो जाएगा। ये किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अगला जो गुलाम वंशी शासक आता है वो है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 के मध्य चलेगा। 1231 में वो क्या करता है, ग्वालियर के दुर्ग में हमला करता है। 1231 में वो ग्वालियर के दुर्ग में हमला करेगा और 11 माह तक उस दुर्ग को क्या करके रखेगा, घेर करके रखेगा, और फाइनली प्रतिहारों को पराजित करेगा। 11 वर्षों के घेराव के बाद वो
प्रतिहार शासकों को पराजित करेगा। मांडू, ग्वालियर, मालवा यहाँ तमाम आधिपत्य स्थापित कर लेगा। 1214 में भेलसा में आक्रमण करेगा। भेलसा क्या है आपका? विदिशा। भेलसा क्या है आपका? विदिशा। वहाँ आक्रमण करेगा और महाकालेश्वर मंदिर को लूटेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना प्री के लिए। ये कहाँ पे हमला करेगा? भेलसा पर आक्रमण करेगा और साथ ही साथ आपके महाकालेश्वर मंदिर के में लूटपाट करेगा। तो इस पॉइंट को याद रखना है आपको कि महाकालेश्वर मंदिर में किस एक तरीके से सल्तनतकालीन शासक ने लूटपाट की थी। वो कौन था आपका? इल्तुतमिश था। अगला जो शासक आता है आपका गुलाम वंशी, वो है आपका गयासुद्दीन बलबन, चालीसा वाला बलबन, है ना। ये क्या करेगा? उलुग खां के नेतृत्व में 1251 में कालिंजर पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। ये वही कालिंजर है जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? आधिपत्य स्थापित किया था। बाद में कालिंजर उनके हाथों से छिन जाएगा, तो इस कालिंजर को वापस अपने हाथों मुगल एक तरीके से सल्तनत के उसमें नियंत्रण में कौन लेके आएगा? बलबन लेके आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका पूरा खिलजी वंश, सॉरी गुलाम वंश। अब जो आता है आपका वो क्या है? खिलजी वंश। 1290 से लेकर के 1320 के टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे? शासन करेंगे। 2018 के MPPSC प्री में एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे कम समय तक मतलब एक प्रश्न एग्जैक्टली ऐसा था कि सल्तनत टाइम पीरियड में जितने भी वंश हुए, सल्तनत टाइम पीरियड में कितने वंश हुए? टोटल 5 वंश हुए। तो उन 5 वंशों में से सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया था? तो वो क्या है आपका? खिलजी वंश है। मात्र कितने? 30 या 29 साल वो सत्ता में बैठे थे। ठीक है, इसमें जो अब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के इतिहास में वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या हुआ इसके शासनकाल में देखते हैं। तो 1292 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन के शासनकाल में मालवा के विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया गया? जीत दर्ज की गई। मतलब जब जलालुद्दीन का शासन चल रहा था तभी से अलाउद्दीन यहाँ पे क्या करने लग गया था? आक्रमण करने लग गया था। अलाउद्दीन खिलजी के मालवा आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? उसके सेनापति आईने मुल्क ने किया था। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के मालवा आक्रमण का नेतृत्व उसके सेनापति द्वारा किया गया। वो कौन था? आईने मुल्क। 1292 में चंदेरी पर अधिकार किया गया तथा विदिशा पर भी अपना अधिकार उसने क्या किया? स्थापित किया। 1305 में मांडू पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1305 में कहाँ आधिपत्य स्थापित किया? मांडू में आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, और सलैया अभिलेख जो दमोह से मिला है उसमें अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया गया है? सार्वभौम शासक बताया गया है। सलैया अभिलेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कहाँ से मिला है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किससे संबंधित है। तो कहाँ से मिला? दमोह से। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। इसके बाद आता है आपका गुलाम और खिलजी के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश और मध्य प्रदेश का क्या संबंध है? तो इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है? बटियागढ़ अभिलेख। देखो सलैया अभिलेख हमने ऊपर पढ़ा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है, वो कहाँ से मिला है? आपके दमोह से मिला है। और दमोह से ही एक और अभिलेख मिला है, वो क्या है आपका? बटियागढ़ अभिलेख। और बटियागढ़ अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? आपके तुगलकों का वर्णन मिलता है। और जो बटियागढ़ अभिलेख है वो किस भाषा में है? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, अब इसमें कौन आता है? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। ये मालवा और खानदेश पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। मालवा में तो सब आक्रमण करते आ रहे थे, ये खानदेश में भी आक्रमण करेगा। खानदेश मतलब बुरहानपुर पे। तुगलक के काल में संपूर्ण मध्य प्रदेश पर क्या हो गया था? आधिपत्य स्थापित हो गया था। दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्थापित हो गया। कब? तुगलकों के काल में, गयासुद्दीन तुगलक के काल में। बटियागढ़ में फारसी अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जस्ट अभी हमने इस चीज को ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, और जो सती अभिलेख है दमोह का, वहां गयासुद्दीन के पुत्र का नाम क्या बताया गया है? नासिरुद्दीन बताया गया है। नासिरुद्दीन का उसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो ये क्या था? तुगलक वंशी शासक गयासुद्दीन तुगलक का मध्य प्रदेश से संबंध था।
अब उसी में अगला जो शासक आता है आपका वो कौन है, एमबीटी। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। इसका वर्णन कहाँ मिलेगा, तो दमोह क्षेत्र में इसके शासन की जानकारी मिलती है आपके उन्हीं अभिलेखों से। इसके अलावा बाद अगला जो आता है आपका वो कौन है, एफटी, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में क्या है, तो सागर जिले में दुलचीपुर गांव में स्मारक पत्थर पर फिरोज शाह तुगलक के राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सागर जिले के एक गांव से मिलता है, जिससे पता चलता है कि हाँ इसका शासन मध्य प्रदेश में था। इसके अलावा अगला क्या है आपका, नसरुद्दीन महमूद। उसके बारे में क्या है, तो इसके समय मालवा का सूबेदार दिलावर खान गौरी स्वतंत्र हुआ। 1401 में स्वतंत्र मालवा सल्तनत की क्या की गई, उसके द्वारा स्थापना की गई। समझ गए आप लोग। अब आता है मध्य प्रदेश में लोधी वंश। मध्य प्रदेश में लोधी वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश था। दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश था जिसका संबंध मध्य प्रदेश से भी था, ठीक है। तो ग्वालियर क्षेत्र के तोमर वंश के शासक मान सिंह लोधी को बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी सभी से युद्ध करना पड़ा था। लोधी वंश में सिर्फ 3 ही शासक हुए, कौन कौन, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। उन तीनों से युद्ध किया किसने, मान सिंह तोमर ने, ठीक है, मान सिंह तोमर ने। तो ये क्या था आपका, मध्य प्रदेश में जो दिल्ली सल्तनत के वंश हुए उनका प्रभाव था। अब चलते हैं हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में आगे बढ़ते हुए, देखते हैं कि जो संक्रमणकालीन एक टाइम पीरियड आता है। देखो संक्रमण काल का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक चीज से दूसरी चीज की ओर जब बढ़ रहे होते हैं तो बीच में जो टाइम पीरियड थोड़ा सा होता है उसको संक्रमण काल के रूप में बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सल्तनत काल जो था मध्य प्रदेश में, जो सल्तनत वंश थे उनका प्रभाव था, लंबे समय तक उनका प्रभाव रहा। लेकिन सल्तनत वंश से के बाद जो प्रमुख प्रभाव देखने को मिलेगा वो मुगल वंश का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सल्तनत वंश और से निकल करके मुगल वंश तक पहुंचने तक में बीच में भी कुछ छोटे छोटे वंश यहाँ पर उभर करके आए। तो ये क्या कहला गया, संक्रमण काल कहला गया, ठीक है। तो इस संक्रमण काल में हमारे प्रदेश में एक मालवा सल्तनत की अलग परिपाटी चली, मालवा सल्तनत की एक अलग कहानी चली। इस मालवा सल्तनत में 3 वंश उभर करके आते हैं, गौरी वंश, खिलजी वंश, गुजरात के स्थानीय शासक। 3 वंश, गौरी वंश, खिलजी वंश। एकदम अच्छे से आपको दिमाग में बैठा लेना है कि यहाँ पे हम जिस खिलजी वंश की बात कर रहे हैं, मालवा सल्तनत का जो खिलजी वंश है वो बिल्कुल अलग है दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से। दूर दूर तक इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश हुआ उसके अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का शासन हमारे यहाँ पर हमने देखा, जस्ट ऊपर, अभी हमें ऊपर की स्लाइड में देखा, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बात करें खिलजी वंश की, ये हमारे मालवा सल्तनत का खिलजी वंश है, इसकी कहानी अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं गौरी वंश के बारे में। गौरी वंश का जो पहला शासक होता है वो है आपका दिलावर खान गौरी। कौन है, दिलावर खान गौरी। तो तुगलक वंश के पतन के बाद दिलावर खान गौरी ने 1401 में स्वतंत्र मालवा सल्तनत की क्या करी, स्थापना करी। तुगलक वंश का जैसे ही पतन होता है एफटी के सत्ता के बाद, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक की सत्ता के बाद, दिलावर खान गौरी अपना वंश चालू करता है। ये क्या था, तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में अपना शासन चालू करता है। किसके, तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में अपना शासन चालू करता है, ठीक है। जिसका वास्तविक नाम क्या था, हुसैन था। वास्तविक नाम इसका क्या था, हुसैन। 1390 ईस्वी में दिलावर खान गौरी को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। अब दिलावर खान गौरी जो है वो एक्चुअली था क्या, एक सूबेदार था जिसको तुगलक वंशी शासक नहीं अपॉइंट किया था। पर जैसे ही तुगलक वंश समाप्त होता है वैसे ही दिलावर खान गौरी अपना स्वयं का एक क्या करता है, वंश स्थापित कर लेता है, ठीक है। और दिलावर खान ने क्या किया, स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करी और उसने अपनी राजधानी किसको बनाया, धार को बनाया। किसको, धार जिले को उसने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। दिलावर खान गौरी ने 2 मस्जिदें बनवाई, कहाँ कहाँ, धार में और मांडू में। मांडू भी धार जिले में ही पड़ता है आज की तारीख में। तो
ठीक है, तो उन्होंने धार और मांडू में 2 मस्जिदें उसने बनवाई। ठीक है, इसे मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का क्या मानते हैं हम? संस्थापक कहते हैं। ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है कि मालवा में मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कौन माना जाता है? तो वो दिलावर खान गौरी है। कौन है? दिलावर खान गौरी। अब देखते हैं होशंग शाह गौरी के बारे में। दिलावर खान गौरी के बाद कौन आता है सत्ता में? होशंग शाह गौरी आता है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, अन्य नाम क्या है उसका? अल्प खान गौरी। क्या नाम उसका एक अन्य नाम? अल्प खान गौरी। ठीक है, तो मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको क्या मानते हैं हम? मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जिसने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित कर दी? धार से मांडू। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि दिलावर खान गौरी ने अपनी राजधानी क्या बनाई? धार बनाई, और ये धार से कहाँ लेके चला जाएगा? होशंग शाह गौरी मांडू लेके चला जाएगा, और मांडू का नाम परिवर्तन करके क्या करेगा? सादियाबाद। मांडू का नाम परिवर्तन करके क्या कर देगा? सादियाबाद रख देगा। ये कौन था? ये दिलावर खान का पुत्र था। कौन था? दिलावर खान का पुत्र। और ये क्या करेगा? होशंगाबाद की स्थापना करेगा। ये क्या करेगा? होशंगाबाद की स्थापना करेगा, जिसका अभी हाल ही में क्या किया गया है? नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम किया गया है। नर्मदापुरम। इसका क्या है? मकबरा जो है वो कहाँ है? मांडू में है। होशंग शाह का मकबरा हम पढ़ते हैं कहाँ है? मांडू में है। ऐसा माना जाता है कि यह सफेद संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत है। होशंग शाह कला और स्थापत्य का प्रेमी था। वह मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक माना जाता है। तो दिलावर खान गौरी और होशंग शाह गौरी दोनों को ही हम मालवा में मुस्लिम स्थापत्य कला के एक तरीके से प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। अगला जो शासक आता है गौरी वंश का, वो कौन था? मोहम्मद शाह, जो कि गौरी वंश का क्या था? अंतिम शासक था, जिसका नाम वास्तविक नाम क्या था? गजनबी। वास्तविक नाम क्या था इसका? गजनबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो वंश आता है, हमने क्या देखा था? मालवा वंश के मालवा सल्तनत के 3 वंश हैं, गौरी वंश, खिलजी वंश और गुजरात के स्थानीय शासक। तो अब हम चलते हैं दूसरा खिलजी वंश पे। पहला हमने गौरी वंश देख लिया। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महमूद खिलजी प्रथम था। अच्छे से याद रखना है आपको, ये खिलजी वंश अलग है जो कि मालवा सल्तनत संबंधित है, और दिल्ली का जो खिलजी वंश था उसके बारे में हमने, जो सल्तनत काल से संबंधित है, उसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ ऊपर की स्लाइड्स में। फिर मोहम्मद शाह की हत्या करके खिलजी वंश की क्या करेगा? नींव रखेगा। कौन? महमूद खिलजी मोहम्मद शाह की हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखेगा। ठीक है, राणा कुंभा से युद्ध करके मांडू के नजदीक विजय स्तंभ का निर्माण करवाएगा। ये किससे करेगा? राणा कुंभा से युद्ध करेगा, और मांडू में क्या बनवाएगा? विजय स्तंभ बनवाएगा। यही क्या करेगा? होशंग शाह का मकबरा भी बनवाएगा। इसी के द्वारा होशंग शाह का मकबरा भी बनवाया जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, होशंग शाह एक गौरी वंशी शासक था। होशंग शाह कौन था? गौरी वंश का शासक था। जबकि महमूद खिलजी कौन है? महमूद खिलजी प्रथम खिलजी वंश का शासक है, खिलजी वंश का संस्थापक है। पर एक खिलजी वंशी शासक, गौरी वंशी शासक होशंग शाह का क्या करेगा? मकबरा बनवाएगा। और यही क्या बनवाएगा? आपका मांडू का असरफी महल। मांडू का जो असरफी महल है वो भी कौन बनवाएगा? महमूद खिलजी प्रथम बनवाएगा। तो होशंग शाह का मकबरा और असरफी महल आपका महमूद खिलजी प्रथम बनवाएगा, और साथ ही विजय स्तंभ भी। अगला आता है आपका गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी क्या बनवाएगा? आपका जहाज महल। जो जहाज महल है वो बनवाएगा। इसके अलावा हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, इन सब का भी वो क्या करवाएगा? निर्माण करवाएगा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा वो क्या होगा? मेदिनी राय को चंदेरी का गवर्नर नियुक्त करना। मेदिनी राय को चंदेरी का गवर्नर नियुक्त करेगा। ठीक है, अगला जो आता है शासक
खिलजी वंश में, वो है नासिर शाह। ये कालियादेह पैलेस बनवाएगा उज्जैन में। क्या करेगा ये? कालियादेह पैलेस का निर्माण करवाएगा। कहाँ निर्माण करवाएगा? आपके उज्जैन में निर्माण करवाएगा। ठीक है। इसके शासनकाल में ईश्वर सूरी नामक कवि के द्वारा ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की गई है। दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। नासिर शाह का नाम आप भले भूल जाइए, पर याद क्या रखना है आपको? ललिता चरित्र किसका ग्रंथ है? ईश्वर सूरी का ग्रंथ है। अगला जो शासक आता है इनके इस वंश में, वो है महमूद शाह खिलजी। महमूद शाह खिलजी क्या है? तो इसके समय गुजरात का शासक बहादुर शाह क्या करेगा? मालवा पर आक्रमण करेगा। महमूद शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक था। मालवा सल्तनत के खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जिसके टाइम पे गुजरात का एक शासक, कौन? बहादुर शाह, हमला करेगा और इस क्षेत्र को क्या करेगा? जीत लेगा। तो मालवा सल्तनत का अंतिम शासक कौन हो गया? खिलजी वंश का। तो मालवा सल्तनत के खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? महमूद शाह खिलजी हो गया। इसके द्वारा चंदेरी के गवर्नर रायचंद्र पुरबिया को मेदिनी राय की उपाधि प्रदान की गई थी। जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो रायचंद्र पुरबिया थे, रायचंद्र पुरबिया, उनको गयासुद्दीन खिलजी ने एज ए गवर्नर अपॉइंट किया। कहाँ का? चंदेरी का। रायचंद्र पुरबिया को। और उन्हीं रायचंद्र पुरबिया को जो इस वंश का अंतिम शासक हुआ महमूद शाह खिलजी, उसने मेदिनी राय की उपाधि प्रदान की। फिर बाद में आगे चल के क्या होता है? जब बाबर का चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, ठीक है, 1528-29 में बाबर का चंदेरी का युद्ध, तो किससे होता है? मेदिनी राय से होता है। इसलिए इसको हमको क्या करना है? याद रख के कनेक्शन बना के रखना है। अब चलते हैं, तीसरा जो आपका आता है वो है स्वतंत्र गुजरात के शासक। गुजरात के स्वतंत्र शासक है ना। तीन वंश थे, गौरी वंश, खिलजी वंश और गुजरात के स्वतंत्र शासक। गुजरात के स्वतंत्र शासकों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो कौन था? बाज बहादुर, बहादुर शाह। ठीक है। तो सर्वप्रथम 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा मालवा पर आक्रमण किया गया। वह रायसेन दुर्ग पर क्या करेगा? अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पर कि हमने देखा था ये क्या हुआ? बहादुर शाह ने क्या कर दिया? महमूद शाह खिलजी के खिलाफ आक्रमण किया, मालवा को जीत लिया। तो उसी की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जो स्वतंत्र गुजरात के शासकों में एक शासक होता है वो है आपका बाज बहादुर। बाज बहादुर जो है वो गुजरात के शासक सुजायत खान का पुत्र था। किसका? सुजायत खान का पुत्र था। सुजायत खान शेरशाह सूरी का क्या था? सूबेदार था। कौन शेरशाह सूरी? दिल्ली वाला, जो आपके किसको? हुमायूं को हरा करके सत्ता में आता है। ठीक है। तो शेरशाह सूरी का क्या था? वो सूबेदार था। बाज बहादुर ने जो आपके मांडू में रेवा कुंड है, रूपमती महल है, उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। रेवा कुंड और रूपमती महल का। इसके अलावा उसने राग मालवी, राग गुजरी का आविष्कार किया और गढ़ा की गोंड रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया और उनसे पराजित हुआ था। इसने क्या किया था? रानी दुर्गावती पर हमला किया और उनसे पराजित हो गया और उसने खुद को अपमानित फील किया। उसको लगा, उसको एक बहुत बड़ा अपमान का एहसास हुआ उस चीज में। ठीक है। अब यहां पे आता है आपका सारंगपुर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए। 1561 में युद्ध होता है। कब होता है? 1561 में युद्ध होता है। इसमें अकबर का सेनापति कौन था? आदम खान। और जो दूसरा पक्ष था वो कौन था? बाज बहादुर के नेतृत्व में था। ठीक है। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आदम खान। और बाज बहादुर अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? बाज बहादुर भाग गए। बाज बहादुर भाग गए। बाद में वो क्या करेंगे? बाज बहादुर रानी रूपमती क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। उनकी समाधि कहाँ है? तो बाज बहादुर रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर में है। सारंगपुर कहाँ है? राजगढ़ में है। ठीक है। तो ये पूरा क्या था आपका? मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास था, जिसमें हमने जो मेन चीज थी सल्तनत वंशी शासक जो हुए उनको देखा और मालवा सल्तनत के जो वंश हुए, शासक हुए, उसको देखा।
ठीक है, अगले जो वीडियो आएगा मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का, उसमें हम मुगल सत्ता से संबंधित जो टाइम पीरियड है उसको देखेंगे और आगे के बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।